हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। भारत के संवैधानिक विकास के अध्ययन में हमने देखा कि जो भारत का संवैधानिक विकास है उसको हम दो भागों में विभाजित करके अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम भाग के अंतर्गत 1773 से 1853 के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासित भारत के अंतर्गत शासित भारत, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947 तक के शासित अंतर्गत भारत। तो पिछली वीडियो में हमने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासित भारत यानी कि आधिकारिक एक औपनिवेशिक भारत, जो कि जब ब्रिटिश क्राउन ने जब से भारत का शासन अपने हाथों में लिया तब से वो भारत का जो शासन है वो आधिकारिक औपनिवेशिक काल कहलाया। और उसको जो है नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने जो सर्वप्रथम इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया वो 1858 का भारत सरकार अधिनियम कहलाया। इसके बाद आज हम जिसका अध्ययन करेंगे वो है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो 1858 के अध्ययन हम कर चुके हैं। तो हमने ये देखा है कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो इसकी जो शुरुआत है 1858, इसके बाद 1861, ये तीन एक्ट यहाँ पे लाए गए। 1861, 1892, 1909। तो इनके पीछे लाने का जो कारण है वो है 1857 की फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम। तो जो 1857 का रिवोल्यूट है, क्रांति है, वो उस जैसी दोबारा कोई घटना घटित ना हो, तो उस घटना को रोकने के लिए समय समय पर ब्रिटिश क्राउन भारत सरकार अधिनियम को लाती रही। तो पहले क्या था कि गवर्नर जनरल, भारत में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो गवर्नर जनरल कहलाता था। 1858 से जो गवर्नर जनरल है वह वायसराय कहलाया। तो ऐसे जो है अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना कि ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके अपने हाथों में लिया। 1857 की जो रिवॉल्यूशन है और उसको दोबारा ना हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसने चुना, जो पहले क्या था 1858 के पहले 1773 से 1853 तक के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो जो है इंडिया पे जब शासन करती थी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। तो क्या हुआ कि 1858 से इन सबको हटा दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाए गए। वो कहलाए भारत के राज्य सचिव। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है
वो कौन है? ब्रिटिश के कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो नया पद नियुक्त किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो नया पद नियुक्त किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह, वो किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, यानी कि जो राज्य सचिव का। तो जो राज्य सचिव कहाँ रहते हैं? वो ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन में है। अब इन्होंने अपना एजेंट चुना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चुना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? ब्रिटिश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यानी कि वहां की ये संसद के कैबिनेट मंत्री हैं, ब्रिटिश संसद की, वो ये ब्रिटेन में रहते हैं। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो एजेंट है, जो पहले कहलाता था गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल की जगह कहलाए वासराय। वासराय, वासराय से मतलब होता है सूबेदार, लेकिन यहां हम याद करने के लिए जैसे कहें, वाइस माने होता है UIC आवाज, और रॉयल का मतलब शाही, यानी कि जो वासराय है वो शाही लोगों की आवाज को, ब्रिटेन की आवाज को भारत में सुना रहा है, भारत में कह रहा है। जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट नियम बनाएगी, उस पार्लियामेंट नियम बनाएगी, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाएगा? वासराय के पास। और वासराय अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा विभिन्न जो है प्रदेशों में और अपनी जगह उन नियमों को लागू करेगा। तो कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत पर जो सरकार कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पहले कौन करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उनको खत्म करके 1858 से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया राज्य सचिव पद बनाया गया, और इनकी सहायता के लिए 15 एडवाइजर बनाए गए। एडवाइजर 15 सदस्यीय समिति बनाई गई, जो हमने 1858 में आपको पहले बता दी थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए 15 सदस्यीय टीम बनाई गई। इसमें हमने आपको बताया था कि 15 में से जो 9 सदस्य हैं वो ब्रिटिश क्राउन चुनेगी, और जो 8 सदस्य हैं उसे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी के डायरेक्टर चुनेंगे। तो कहने का तात्पर्य अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो है कंट्रोल करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंट्रोल करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने देख लिया किसके थ्रू शासन चल रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपना किसको एजेंट बनाए हैं? वायसराय को। उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो ब्रिटेन में है, तो वायसराय कहां पे है? इंडिया में। वायसराय कहां पे बैठा हुआ है? इंडिया में। इतना हमने देख लिया। अब इसका जो प्रबंधन है वो कैसे होता है? तो वायसराय की मदद के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और वायसराय, तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले वायसराय के लिए कितने व्यक्ति थे? 4 व्यक्ति थे। अब इनको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 5। एक तो जैसे देखता है यहाँ पे होम, दूसरा मिलिट्री, तीसरा लॉ, चौथा
रिवेन्यू। पांचवा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या किसको एडवाइज करेगी? वायसराय को, एडवाइजर। और इसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू। अब एक इसमें क्या किया, एक सदस्य को और शामिल किया गया, और वो क्या देखेगा? वो देखेगा जितनी भी फाइनेंस, वित्तीय, फाइनेंस, और इसे जो है विधिवेत्ता भी होना चाहिए, विधि की जानकारी भी होनी चाहिए। और मतलब ये जो 5 सदस्य हैं, ये भारत से नहीं चुने जाएंगे, ये भारत के व्यक्ति नहीं होंगे। 5 सदस्य ये हैं जो भारत के व्यक्ति नहीं होंगे। इनको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ही चुनेगी। तो ये वायसराय के लिए किसका काम करेंगे? एडवाइजरी के लिए, मतलब इनकी वायसराय को ये सलाह देंगे। जैसे मतलब उनकी वायसराय जब कोई नियम कानून बनाएगा शांति पर, सुरक्षा पर, या ब्रिटेन के हितों पर, तो उसके लिए सलाह देंगे। यहाँ आईएएस में 2003 में यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले तो ये एडवाइजरी संस्था थी, लेकिन अब क्या है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मतलब कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद। कहने का मतलब ये पहले तो ये सिर्फ सलाह देती थी, लेकिन अब क्या हो गया है? अब इनको पोर्टफोलियो सिस्टम, एक यहां पर वायसराय ने पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया। क्वेश्चन आता है आईएएस 2003 में कि किस एक्ट के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम लागू हुआ। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है विभागीय प्रणाली। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है विभागीय प्रणाली। जैसे आपने देखा होगा विभिन्न विभागों के, जैसे अपने जो राजनाथ सिंह हैं वो रक्षा मंत्रालय के प्रमुख हैं, ये कैबिनेट मंत्री हैं रक्षा में, और अपने जैसे विभिन्न मंत्री जो है विभिन्न विभाग को सौंप दिया जाता है। तो वो अभी तक प्रक्रिया चली आ रही है। कहने का तात्पर्य जैसे यहाँ पे विभाग है तो किसी को होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय सौंप दिया, किसी को मिलिट्री विभाग सौंप दिया, किसी का ला बनाने के लिए, किसी को कर, किसी को फाइनेंस बनाने के लिए। तो 2003 में क्वेश्चन आता है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको विभाग सौंपने की जो प्रक्रिया है वो किस एक्ट के तहत चालू की गई? तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ये 2003 का आईएएस का क्वेश्चन है। तो यहाँ से पोर्टफोलियो, इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि ये सिर्फ एडवाइजर दे सकते थे, सलाह दे सकते थे वायसराय को। अब क्या किया वायसराय ने? इन्हें विभागीय प्रणाली भी लागू कर दी। तो ये सलाह, और यहाँ पर वायसराय के लिए भी एक बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया 1997 में। बिहार पीसीएस का 1997 का क्वेश्चन है कि जो वायसराय है उसे ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश लागू करने की शक्ति प्राप्त हो गई, और उसकी वैलिडिटी, ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कितनी है? 6 मंथ है। इसकी वैलिडिटी कितनी है? 6 मंथ। यानी कि वायसराय 6 महीने का अध्यादेश ला सकता है जब कोई आपातकालीन अचानक से आपत्ति आ जाए, अचानक से कोई प्रशासन में आपत्ति आ जाएगी तो वायसराय को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश लाने की ला सकता है वो, और उसे वो कितने महीने तक लगा सकता है? 6 महीने तक। उसकी वैलिडिटी कितनी है? 6 माह तक। तो ये यहाँ ये भी एक मुख्य बिंदु है। अब इसके तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो प्रबंधन है वो किस तरीके से हो रहा है। वायसराय को सलाह देने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितने लोग हैं? 5 लोग। पहले कितने थे? 4 थे, अब 5 कर दिए गए। और यहाँ जो मेन एक विशेषता है वो क्या है कि 1773 में क्या किया गया था कि जो बंगाल है उसके अधीन मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को कर दिया गया इस तरीके से।
फिर और 1833 में ये कह दिया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल है वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर विकेंद्रीकरण किया गया। वहाँ पर जो शासन है वो सेंट्रलाइज है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है। कैसा है? डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पे हमने देख लिया प्रबंधन के तौर पर वायसराय है। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 लोग हैं। जो 5वां सदस्य है वो विधि का ज्ञाता होना चाहिए और उन 5 सदस्यों को अब वायसराय विभाग बांट सकता है। क्या विभाग बांट सकता है? और वायसराय को ऑर्डिनेंस की यहाँ पे शक्ति प्राप्त हो गई। आगे हम देखते हैं जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, केंद्रीय विधायिका, उसमें क्या परिवर्तन हुए। 1858 में केंद्रीय विधायिका में 12 सदस्य थे। 1858 के भारत सरकार के अधिनियम में केंद्रीय विधायिका में 12 सदस्य थे, जिनमें से 6 एग्जीक्यूटिव थे कार्यकारी और 6 नए थे। उन 6 में से भी हमने आपको बताया था वो 4 नियुक्त होते थे, बंगाल से, मद्रास से और आगरा से ये और बॉम्बे से। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ हमें जिसे देखते हैं। केंद्रीय कार्यकारी, केंद्रीय परिषद में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने हैं, 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितने हैं, 6। तो ये जो है जो 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं और इनके अलावा एडिशनल मेंबर भी हैं। एडिशनल मेंबर केंद्रीय विधायिका में वहां पे टोटल 12 थे। तो यहाँ पे क्या है कि केंद्रीय परिषद में 6 यहाँ पे और यहाँ पे भी एडिशनल मेंबर है, जिनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 6 से लेकर के 12 तक। कितनी संख्या है, 6 से लेकर के इनकी संख्या मिनिमम कितनी हो सकती है, 6 से 12 तक। तो इसमें क्या होता है, एडिशनल मेंबर में यहां पर भी केंद्रीय विधायिका वायसराय हेड है। एक तो है ऑफिशियल मेंबर, ऑफिशियल, और दूसरे नॉन ऑफिशियल। तो जो ऑफिशियल है और नॉन ऑफिशियल है, तो जो ऑफिशियल का भी चुनाव कौन करेगा, वायसराय करेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से। और जो नॉन ऑफिशियल है, यहाँ पे एक व्यवस्था की गई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ये कहा गया कि हम आपका सहयोग करेंगे। क्या करेंगे, हम आपका सहयोग। और वो सहयोग ऐसा हुआ कि उसमें उदार जो है कूटनीति लाई गई। तो उन्होंने सहयोग के लिए क्या किया, वायसराय ने 3 लोगों को यहाँ नियुक्त किया। एक तो बनारस राजा और पटियाला के महाराजा और तीसरा जो मेंबर है यहाँ पे, यहाँ लिख दो, सर दिनकर राव। इनकी जो नॉन ऑफिशियल है, तो देखा जाए तो उन्हें भी वायसराय अपने ही आदमी को चुनेगा। यहाँ भी वायसराय अपने आदमी को ही चुन रहा है। इनकी जो नॉन ऑफिशियल है, जो सरकारी है, जैसे अधिकारी, ब्रिटिश क्राउन के जो भारत में शासन चलाते हैं, शासनिक प्रशासनिक, और ये प्राइवेट लोग कह सकते हैं इन्हें, या जो वायसराय चुनता है सेवाकार के लिए। तो एक तो उनमें से 3 लोग चुना। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है छोटी परीक्षाओं में कि किस एक्ट के तहत ये एक तरीके से क्या है, मतलब पूरी ये चीज देखा जाए ओवरऑल कि यहाँ पे वायसराय है, यहाँ पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, यहाँ ये एडिशनल मेंबर है, ये मिनी पार्लियामेंट है। क्या है, मिनी पार्लियामेंट। हाँ, छोटी संसद है एक तरीके से ये।
तो छोटी संसद है, तो कब से भारतीयों को वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस एक्ट के तहत भारतीयों को जो ब्रिटिश संस्था है, जो ब्रिटिश वो भारत में लागू करती है, उसमें ब्रिटिश इनकी भारतीयों को भी उसमें जो है सम्मिलित किया जाने लगा नियम बनाने में। किस एक्ट के तहत? तो वो है 1861 के तहत। वो प्रथम कौन कार्यकारिणी में, ब्रिटिश की जो कार्यकारिणी संस्था है उसमें शामिल किया जाने लगा। तो कहने का मतलब वो 3 भारतीय कौन से हैं? तो सर्वप्रथम कौन है? बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। तो देख रहे हैं इतने बड़े भारत के लिए मतलब 10-15 लोग सिर्फ चला रहे हैं, और वो भी कैसे हैं? नॉमिनेटेड हैं, इनकी वो कैसे हैं? नामांकित लोग हैं, वो जो है चुने हुए लोग नहीं है, वो चुनाव के तहत इलेक्टेड लोग नहीं है, मतलब इलेक्शन के तहत नहीं आए हुए हैं सारे लोग, ये जो है नॉमिनेटेड है। तो 3 लोगों को वासराय ने नॉमिनेटेड किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन लोगों की जो है मेजोरिटी ज्यादा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और ऑफिशियल लोगों की। यहाँ पर सिर्फ कितने भारतीयों को चुना गया? 3 लोगों को। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में ये परिवर्तन किया गया। अब हम देख ले प्रांतीय परिषद में क्या हुआ। तो प्रांतीय परिषद में ये हुआ, जो इस एक्ट के तहत आता है कि किस एक्ट के तहत जो शासन है वो द्वैध शासन हुआ, तो वो 1861 के तहत, यानी कि 1773 में भी केंद्रीयकरण किया गया था और 1833 में भी केंद्रीयकरण किया गया। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल कहलाए। तो यहाँ पे प्रांतीय विधायिका में क्या परिवर्तन हुए? विधायिका में तो इसमें क्या हुआ कि पहले जो बंगाल के और मद्रास बंगाल के बॉम्बे के जो प्रांतीय विधायिका थी उनको नियम बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन यहाँ पे उनकी संख्या 5 हो गई। एक तो बंगाल, दूसरा मद्रास, बॉम्बे, पंजाब और एक अपना जो उत्तर पश्चिम संयुक्त प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। तो 1 2 3 4 5 इनकी 5 लोगों को शामिल किया गया इसमें। तो और इनमें इनकी जो कार्यकारिणी परिषद है उसको भी बढ़ाया गया। जैसे पहले मान लो 2 लोग थे प्रांतीय विधायक से, 3 लोग, इस तरीके से उसको भी बढ़ाया गया। तो इसको क्या किया गया, इनको जो है नियम बनाने के अधिकार दिए गए, लेकिन इनके जो नियम है वो किस पे डिपेंड रहेंगे? सारे इनके जो नियमों को मान्यता किससे लेनी पड़ेगी? वासराय से। इनको नियमों की मान्यता किससे लेनी पड़ेगी? वासराय से। और दूसरा ये कि अभी भी यहाँ पे क्या है कि बजट पर बहस करने के लिए नहीं, मतलब बजट पर बहस नहीं कर सकते यहाँ पे। 1861 में भी बजट पर बहस, मतलब जो प्रांतीय हैं तो वो बजट पर बहस नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये उन्हें कुछ जैसे जो कार्यकारिणी परिषद थी, तो कार्यकारिणी परिषद है तो वो 3 लोग हैं बनारस के और पटियाला के, धर दिनकर राव, तो उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते जी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।